नमस्कार छात्रों, परीक्षा मंथन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम मौर्य काल के अब दूसरे भाग पर पहुंचते हैं। आज आपको हम सबसे पहले मौर्य प्रशासन के बारे में जानकारी देंगे। तो देखते हैं मौर्य प्रशासन। देखिए, प्राचीन भारत के इतिहास में मौर्य प्रशासन का विशिष्ट स्थान है। विशिष्टता इस रूप में है कि प्राचीन भारत में यह पहला केंद्रीकृत प्रशासन है। यद्यपि कुछ कारणों से अगर देखा जाए तो निचले स्तर पर विकेंद्रीकरण के तत्व भी देखने को मिलते हैं, लेकिन मुख्यतः ये बिल्कुल सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन है, यानी केंद्रीकृत प्रशासन है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस प्रशासन का आधार अगर आप देखें तो इस प्रशासन का आधार जन कल्याण है। तो जन कल्याण पर आधारित प्रशासनिक व्यवस्था विकसित की गई मौर्य काल में। तीसरी चीज यह है कि मौर्य प्रशासन के अंतर्गत सैन्य व्यवस्था एवं गुप्तचर व्यवस्था पर अत्यधिक बल दिया गया और इस विशाल साम्राज्य की सुरक्षा के लिए ये आवश्यक भी है। फिर अब देखेंगे कि मौर्य प्रशासन के अंतर्गत न्याय व्यवस्था पर भी अत्यधिक बल दिया गया, क्योंकि इतने बड़े साम्राज्य में कानून व्यवस्था को अगर ठीक रखना है तो न्याय व्यवस्था सशक्त होनी चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मौर्य प्रशासन में राजस्व व्यवस्था पर अत्यधिक बल दिया गया, क्योंकि राज्य की आर्थिक मजबूती बहुत आवश्यक है। अगर राज्य आर्थिक दृष्टि से मजबूत है तो बाकी सारे तत्व भी सुदृढ़ होंगे। तो ये सब विशिष्ट तत्व हैं मौर्य प्रशासन के। आगे हम देखते हैं, चलते हैं मौर्य प्रशासन के क्या बिंदु हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको केंद्रीय प्रशासन यानी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, केंद्रीय प्रशासन के बारे में बताते हैं। देखिए, मौर्य प्रशासन का स्वरूप क्या था? राजतंत्रात्मक था, यानी राज्य की सारी शक्ति जो है राजा के हाथों में केंद्रित है। तो ऐसी व्यवस्था को हम क्या कहते हैं? राजतंत्र कहते हैं। ठीक है, मोनार्ची। तो राजतंत्रात्मक व्यवस्था है और प्रशासन में अगर देखें तो राजा ही सर्वप्रमुख व्यक्ति है। मौर्य प्रशासन का केंद्र बिंदु कौन है? वो राजा है। राजा को अगर देखा जाए तो ये सारी शक्तियों का स्रोत है, यानी कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। ये तीनों शक्तियां, यहाँ तक कि सेना भी, इन सब का प्रधान कौन होता है? राजा होता है। तो मौर्य काल में या मौर्यकालीन प्रशासन में सर्वप्रमुख व्यक्ति राजा है, सारी शक्तियों का केंद्र राजा है। लेकिन राजा के सहायता के लिए एक मंत्री परिषद भी होती थी। ये राजा की सहायता के लिए क्या थी? एक मंत्री परिषद। अब मंत्री परिषद में कितने सदस्य होना चाहिए, इसका उल्लेख कौटिल्य ने नहीं किया। हाँ, कौटिल्य ने यह जरूर कहा कि मंत्री परिषद बड़ी होनी चाहिए। जितनी बड़ी मंत्री परिषद होगी राजा की उतनी ही
मंत्रणा शक्ति मजबूत होगी। तो बड़ी मंत्रिपरिषद को कौटिल्य अच्छा मानता है। तो मौर्यकालीन मंत्रिपरिषद क्या होती थी? बड़ी होती थी। अब केंद्र में विभागों की बात अगर देखें कि राजा की सहायता के लिए कौन कौन से विभाग होते थे, अब अर्थशास्त्र में अगर देखा जाए तो अर्थशास्त्र में अष्टादश तीर्थ यानी 18 तीर्थों का उल्लेख मिलता है। यहां तीर्थ शब्द विभाग यानी डिपार्टमेंट या पोर्टफोलियो, ठीक है। तो ये अष्टादश तीर्थों का उल्लेख मिलता है, 18 विभागों का उल्लेख मिलता है कि राजा केंद्र में 18 विभागों का निर्माण करे। अब राजा की सहायता के लिए ये 18 विभाग कौन थे वो देखते हैं। तो यहाँ ध्यान में रखें कि मौर्य काल में तीर्थ से क्या तात्पर्य है। हाँ, मौर्य काल में तीर्थ किसे कहते थे? तो उत्तर देंगे विभागों को। जो भी प्रशासनिक विभाग होते थे वो क्या कहलाते थे? तीर्थ। और कितने तीर्थ? 18, यानी 18 विभागों का उल्लेख मिलता है। अब विभागों में अगर आप देखें तो सबसे पहला विभाग प्रधानमंत्री एवं पुरोहित का विभाग बताया गया है कि प्रधानमंत्री एवं पुरोहित का विभाग होना चाहिए। यह राजा का मुख्य यानी प्रधानमंत्री है, प्रमुख सलाहकार है और राजा इसकी मंत्रणा से अनेक कार्य करता था। प्रशासन में प्रधानमंत्री की भूमिका महत्वपूर्ण होती थी। अब चूंकि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में कौटिल्य प्रधानमंत्री था और कौटिल्य ने ही अर्थशास्त्र की रचना की, तो ऐसी स्थिति में वो प्रधानमंत्री और पुरोहित को अलग अलग विभाग नहीं बताया। क्यों? क्योंकि कौटिल्य स्वयं चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री भी था और पुरोहित भी था, इसलिए उसने एक ही विभाग के अंतर्गत दोनों को रखा। अब दूसरा अगर देखा जाए तो मुख्य समाहर्ता, ये मौर्य काल में ये एक विभाग, अब ये किसका विभाग था? ये अगर देखा जाए या मुख्य समाहर्ता कौन था, तो वास्तव में ये मौर्य काल का वित्त मंत्री था, फाइनेंस मिनिस्टर था मौर्य काल का। और तो मौर्यकालीन वित्त मंत्री या फाइनेंस मिनिस्टर को क्या कहा गया है? मुख्य समाहर्ता। राजकीय आय व्यय की व्यवस्था करना, बजट तैयार करना, वार्षिक बजट तैयार करना, ये सब इसका मुख्य कार्य था। तीसरा अगर देखा जाए तो सन्निधाता, ये सन्निधाता है। सन्निधाता क्या था? राज्य का एक कोषागार होता था, खजाना होता था, ठीक है, और उस खजाने का जो प्रधान होता था वो सन्निधाता कहा जाता था, यानी ये राज्य का कोषाध्यक्ष है। तो राज्य के कोषाध्यक्ष को क्या कहते थे? सन्निधाता। चौथा सेनापति, ये सेना का सर्वोच्च पदाधिकारी होता था। राजा के बाद अगर देखा जाए तो कमांडर इन चीफ यही है। वैसे हर चीज़ का हेड तो राजा होता था, लेकिन ये फिर सेना को देखभाल ये करता था। तो सेना की देखभाल करने वाला विभाग सेनापति का विभाग। युवराज, युवराज कौन है भाई? प्रिंस। वास्तव में ये राजा का उत्तराधिकारी है। सामान्यतः राजा का पुत्र, अगर पुत्र नहीं तो भाई कोई भी है परिवारजन का, तो वो युवराज के पद पर नियुक्त होता था। तो इसका अपना अलग विभाग होता था, इसका अपना अलग तीर्थ होता था। राजकीय कार्यों में राजा को ये सहयोग करता था। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे कि नायक, अब नायक यद्यप सैनिक अधिकारी होता था, लेकिन इसका भी अलग विभाग होता था। मुख्य रूप से सैनिक छावनियों की देखरेख करना, युद्ध में व्यूह रचना करना, ये नायक का कार्य होता था। सातवां विभाग अगर देखा जाए तो वो प्रदेष्टा का होता था। प्रदेष्टा का कार्य क्या था कि ये साम्राज्य में फौजदारी न्यायालय का अध्यक्ष होता था।
जो क्रिमिनल कोर्ट होते थे, तो क्रिमिनल कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होगा, हाँ, वो कौन होगा? प्रदेष्टा होगा। 8वां अगर आप देखें तो कर्मांतिक, इस नाम का पदाधिकारी होता था। कर्मांतिक कौन है? ये मौर्य काल का एक तरह से इंडस्ट्रियल मिनिस्टर है, इंडस्ट्री की देखभाल करने वाला, उद्योगों की देखभाल करने वाला उद्योग मंत्री है। तो ये उद्योगों की देखभाल करता था। फिर 9वां तीर्थ अगर देखा जाए तो धर्मस्थ या व्यवहारिक का होता था। और ये कौन होता था? ये साम्राज्य के दीवानी न्यायालय का अध्यक्ष होता था। साम्राज्य में जो सिविल कोर्ट है उनका हेड जो है वो ये होता था। फिर 10वां मंत्रिपरिषदा अध्यक्ष। मंत्रिपरिषदा अध्यक्ष, अब मंत्रिपरिषदा अध्यक्ष को अगर देखा जाए तो ये वास्तव में मौर्य काल में मंत्रिपरिषद अपने आप में एक बड़ी संस्था होती थी, विशाल संस्था, और इतनी बड़ी संस्था की देखभाल करने के लिए एक विभाग बनाया गया। जैसे आजकल आप देखेंगे कि संसदीय कार्य मंत्री होते, पार्लियामेंट्री पूरी व्यवस्था देखने के लिए, तो उस तरह का ये मंत्री है, मंत्रिपरिषदा अध्यक्ष। इसके बाद आप देखेंगे कि ये दंडपाल का विभाग होता था। इसका काम क्या होता था कि ये सेना की आवश्यकताओं की पूर्ति करता था। सेना की जो भी जरूरत होगी उसकी पूर्ति कौन करता था? दंडपाल। 12वां अंतपाल। अंतपाल का कार्य क्या था? जो साम्राज्य के बॉर्डर पर फोर्ट यानी दुर्ग होते थे, किले होते थे, उन किलों की देखभाल, यानी सीमा पर स्थित दुर्गों की देखभाल करने वाले को क्या कहा जाता था? अंतपाल। 13वां दुर्गपाल। इसका कार्य क्या था? साम्राज्य के आंतरिक भागों में जो दुर्ग होते थे उनकी देखभाल करता था। 14वां नागरक, नगरों की व्यवस्था देखता था, नगर विकास मंत्री। 15वां प्रशासता, राजा का जो अपना कार्यालय होता था, सचिवालय होता था, तो राजा के कार्यालय का जो प्रधान अधिकारी होता था प्रशासता होता था, और ये राजा की आज्ञाओं को लिपिबद्ध करता था, सरकारी दस्तावेजों को सुरक्षित रखता था, राजा के आदेशों को विभिन्न विभागों तक पहुंचाता था। ये प्रशासता का कार्य था। 16वां तीर्थ यानी 16वां विभाग आप दौवारिक का होता था। अब दौवारिक का कार्य क्या था? ये राज दरबार की देखभाल करने वाला, तो राज दरबार की पूरी व्यवस्था की देखभाल करने वाला पदाधिकारी दौवारिक था। आंतरवंशिक 17वां विभाग इसका था, आंतरवंशिक का। इसका कार्य क्या था कि यह अंगरक्षक सेना का प्रधान अधिकारी होता था। तो एक अंगरक्षक सेना होती थी, उसका जो हेड होगा वो आंतरवंशिक कहलाता था। 18वां आटविक। और आटविक देखिए, प्राचीन काल में बहुत सारी जंगली जनजातियां होती थी, और ये जंगली जनजातियां लड़ाकू भी होती थी। तो राज्य को जब कहीं युद्ध वगैरह करना पड़ता था, सैन्य अभियान करना पड़ता था, तो इन जंगली जनजातियों को सेना में रख लिया जाता था। इनकी अपनी अलग सेना होती थी। तो अब उन्हीं जंगली जनजातियों की सेना की देखभाल के लिए एक विभाग बनाया गया, उसका नाम रखा गया आटविक। तो ये अष्टादश तीर्थ जो अर्थशास्त्र में वर्णित हैं वो ये हैं। अब इनमें अगर देखा जाए तो एक तो ये मुख्य समाहर्ता, ये इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिए कि मौर्य काल में मुख्य समाहर्ता कौन था? तो वित्त मंत्री है, फाइनेंस मिनिस्ट्री है, फाइनेंस मिनिस्टर है ये, और ये पूरा फाइनेंस की देखभाल करता था। कर्मांतिक कौन होता था? उद्योगों की देखभाल, पूरे इंडस्ट्रीज की देखभाल करता था। ठीक है। धर्मस्थ ये सिविल कोर्ट की देखभाल। दंडपाल सेना की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला होता था।
आंतरवंशिक अंगरक्षक सेना का प्रधान था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण विभागों से प्रश्न बन सकते हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। अब इन अष्टादश तीर्थ यानी 18 तीर्थों के अतिरिक्त अगर देखा जाए तो कौटिल्य राजा की सहायता के लिए कुछ अध्यक्षों का उल्लेख करता है कि राजा को प्रशासनिक कार्यों के लिए इन विभागों के अतिरिक्त कुछ अध्यक्षों की नियुक्ति करना चाहिए। अब मौर्यकालीन अध्यक्ष अगर देखें तो वैसे तो अर्थशास्त्र में कुल 27 अध्यक्षों का उल्लेख मिलता है, लेकिन इनमें जो महत्वपूर्ण अध्यक्ष हैं उनकी चर्चा हम करते हैं, जो आपके लिए उपयोगी हैं, परीक्षा में महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। अब उनमें अगर देखा जाए तो एक महत्वपूर्ण अध्यक्ष शुल्काध्यक्ष था, केंद्रीय प्रशासन के अंतर्गत शुल्काध्यक्ष। इसका काम क्या था कि ये व्यापार से प्राप्त करों को एकत्र कराना। तो पूरे साम्राज्य में जो है व्यापारिक करों को एकत्र कराने की जिम्मेदारी शुल्काध्यक्ष के अधीन होती थी। तो ये एक महत्वपूर्ण था। इसी तरह पौतवाध्यक्ष होता था और ये भी इम्पॉर्टेंट है। वास्तव में ये मौर्य काल में जो तौल की इकाइयाँ होती थी उनको नियंत्रित करने वाला पदाधिकारी था। तराजू, बाट, इनका निरीक्षण करता था। यानी आजकल जैसे माप तौल निरीक्षक नामक अधिकारी होते, उस तरह का ये अधिकारी होता था। तो ये भी महत्वपूर्ण होता था। इसी तरह सीताध्यक्ष, ये मौर्य काल में कृषि की देखभाल करने वाला प्रमुख अधिकारी था। किसानों से कर वसूल करना, कृषि के उन्नति के लिए कार्य करना, ये सब सीताध्यक्ष का कार्य होता था। इसी तरह सुराध्यक्ष, मौर्य काल में जो शराब के कारखाने होते थे वो राज्य की देखरेख में, राज्य के एकाधिकार में चलते थे और उन कारखानों की देखभाल सुराध्यक्ष करता था। शराब के कारखानों की देखभाल करना, शराब की बिक्री की व्यवस्था करना, ये सारा कार्य सुराध्यक्ष का होता था। तो ये एक महत्वपूर्ण अध्यक्ष ये भी था। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे कि मौर्य काल में मुद्राध्यक्ष होता था। अब मुद्राध्यक्ष का कार्य क्या था? तो ये वास्तव में मौर्य काल में आजकल के जैसे पासपोर्ट ऑफिसर हैं, तो पासपोर्ट ऑफिसर जैसा अधिकारी मुद्राध्यक्ष था। अब आपको लग रहा है कि इसके नाम के आगे मुद्रा लगा है तो मुद्रा या सिक्कों की देखरेख करने वाला, ऐसा नहीं है। वास्तव में मौर्य काल में यदि कोई व्यक्ति राज्य से बाहर जाता था तो उसे राज्य से अनुमति पत्र लेना पड़ता था। अनुमति पत्र को मुद्रा कहते थे, ठीक। और जो ये अनुमति पत्र देने वाला अधिकारी होता था उसे मुद्राध्यक्ष कहा जाता था। दूसरा लक्षणाध्यक्ष, और लक्षणाध्यक्ष वास्तव में ये राज्य में जो सिक्के होते थे, करेंसी होती थी, मुद्रा, तो सिक्कों को जारी करने वाला प्रमुख अधिकारी कौन होता था? लक्षणाध्यक्ष। टकसालों की देखभाल यही करता था, टकसाल में सिक्के ढाले जाते थे। तो लक्षणाध्यक्ष भी आपको ध्यान में रखना है। इसी तरह पणयाध्यक्ष, ये बाजारों की व्यवस्था करता था, बाजार में बिकने वाली वस्तुओं की देखभाल करता था। तो बाजार की देखभाल करने वाला अधिकारी पणयाध्यक्ष होता था। फिर अकाराध्यक्ष, राज्य में जितनी खानें होती थीं, उदाहरण के लिए सोने की खान, चांदी की खान, तांबे की खान, लोहे की खान, कोयले की खान, नमक की खान, समुद्र रूपी खान, ये सारी खानें अकाराध्यक्ष के अधीन होती थी। तो अकाराध्यक्ष खानों का प्रमुख होता था, खानों का अध्यक्ष होता था। ये भी महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे कि देवता अध्यक्ष होता था। ये मंदिरों की देखभाल करने वाला अधिकारी था। मंदिरों में जो राजस्व चढ़ता था उसको राज्य तक पहुंचाना, उनकी देखभाल करना देवता अध्यक्ष का कार्य था।
इसी तरह आप देखेंगे कि इस काल में बंधनागाराध्यक्ष होता था और ये कारागार यानी जेल की देखभाल करता था। तो जेलों की देखभाल करना ये इसका कार्य था। फिर इसके बाद आप देखेंगे आयुधगाराध्यक्ष। तो आयुधगाराध्यक्ष का कार्य अगर देखा जाए तो आयुधगाराध्यक्ष का कार्य क्या है? अस्त्र शस्त्र की देखभाल करना, अस्त्र शस्त्र बनवाना, राज्य के लिए किलों में सुरक्षित रखना, ये इसका कार्य था। और एक था पत्तनाध्यक्ष और ये था बंदरगाहों की देखभाल करने वाला। तो कुछ महत्वपूर्ण अध्यक्ष जिनको आपको ध्यान में रखना है, जहाँ से आपको प्रश्न मिल सकते हैं, वो ये हैं, इनको आप ध्यान में रखिए। तो इनकी सहायता से राजा केंद्रीय प्रशासन की देखभाल करता था। अब प्रशासन के अंतर्गत कुछ व्यवस्थाओं पर अगर देखें तो सबसे पहले हम आपको सैन्य व्यवस्था के बारे में बताएंगे, मौर्यकालीन सैन्य व्यवस्था, आर्मी के बारे में। ठीक है। अब सैन्य व्यवस्था के संदर्भ में अगर आप देखें तो यूनानी इतिहासकारों ने लिखा है कि मौर्यों के पास एक विशाल सेना थी। यूनानी इतिहासकारों ने 6 लाख पैदल सेना, 30,000 अश्व सेना, 9,000 हाथी, 8,000 रथों का उल्लेख किया। स्पष्ट है कि मौर्यों के पास एक बड़ी सेना थी। अब आपको प्रश्न ये आएगा कि मौर्यकालीन सैन्य व्यवस्था का सबसे अच्छा वर्णन किसने किया है? तो मौर्यकालीन सैन्य व्यवस्था का सबसे अच्छा वर्णन मेगस्थनीज ने इंडिका में किया है। ये प्रश्न आता है और इसका उत्तर यही होगा कि मौर्यकालीन सैन्य व्यवस्था की सबसे महत्वपूर्ण जानकारी मेगस्थनीज की इंडिका से मिलती है। अब मेगस्थनीज ने क्या उल्लेख किया है कि सेना की देखभाल के लिए एक पृथक विभाग होता था, एक अलग विभाग होता था जिसमें कुल 30 सदस्य होते थे और ये 30 सदस्य जो है 6 समितियों में बटे थे, जिसमें प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। तो ये 6 समितियां जो है सेना की देखभाल करती थी। ऐसा उल्लेख मेगस्थनीज ने किया है कि पहली समिति जलबेड़े की देखभाल करती थी, दूसरी समिति सेना की ज़रूरत को पूरा करती थी, तीसरी समिति पैदल सेना की देखभाल करती थी, चौथी समिति अश्व सेना यानी घुड़सवार सेना की देखभाल करती थी, 5वीं गज सेना और 6ठी रथ सेना की देखभाल करती थी। तो ये विवरण जो है मेगस्थनीज ने दिया है और इसे सबसे प्रामाणिक विवरण माना जाता है। अब जहां तक बात गुप्तचर व्यवस्था की है, तो मौर्य प्रशासन में सेना के बाद अगर देखा जाए तो गुप्तचरों को भी विशेष महत्व दिया गया है। क्योंकि देखिए उस काल में कोई जनतांत्रिक प्रणाली तो थी नहीं, राजतंत्र था और जनता के मन की इच्छाओं का कैसे जाना जाए, इसके लिए एक माध्यम गुप्तचर ही थे। और फिर शत्रुओं पर नज़र रखना, अधिकारियों के क्रियाकलापों पर नज़र रखना, इसके लिए भी गुप्तचर की जरूरत थी। अब अर्थशास्त्र में अगर देखें, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, तो गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष कहा गया है। तो ये गूढ़ पुरुष शब्द किसके लिए आता है? गुप्तचरों के लिए। और दूसरी चीज अगर हम यूनानी ग्रंथों में देखें तो यूनानी ग्रंथों में गुप्तचरों के लिए 2 शब्द आते हैं, एक तो इंस्पेक्टर और दूसरा ओवरसियर। तो यूनानी विद्वानों ने गुप्तचरों को क्या नाम दिया? इंस्पेक्टर या ओवरसियर। ठीक है। अर्थशास्त्र में अगर देखा जाए तो गुप्तचरों के प्रमुख अधिकारी को महामात्य सर्प कहा गया है। तो ये गुप्तचरों का हेड हुआ करता था, प्रमुख होता था महामात्य सर्प। ठीक है। और गुप्तचरों की अपनी गुप्त लिपि भी होती, जो भी वो लिखते थे वो अन्य लोग ना पढ़ पाए, गुप्त लिपि, अर्थशास्त्र में उसे संज्ञा लिपि कहा गया है। ठीक।
ठीक है। अब कौटिल्य ने मुख्यतः दो प्रकार के गुप्तचरों का उल्लेख किया है कि राजा को दो प्रकार के गुप्तचर रखना चाहिए। नंबर 1 संस्था। ये क्या होते थे? संस्था गुप्तचरों का एक प्रकार है। ये स्थायी रूप से एक जगह रह करके संगठित रूप में कार्य करते थे। तो ऐसे गुप्तचर जो स्थायी रूप से कहीं रह करके संगठित हो करके काम करते थे उन्हें संस्था कहा जाता था। और दूसरे संचारा। संचारा कौन है? ये भ्रमणशील, घूम घूम करके सूचनाएं एकत्र करते थे और राजा तक पहुंचाते थे। तो ये दो प्रकार के गुप्तचरों का उल्लेख कौटिल्य ने किया है। ऐसे गुप्तचर जिन्हें विदेशों में नियुक्त किया जाता था तो उन्हें उभय वेतन कहा जाता था। गुप्तचरों, विदेशों में नियुक्त गुप्तचर को क्या कहा जाता था? उभय वेतन। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मौर्य काल में गुप्तचरों को विशेष महत्व दिया गया। अब मौर्य काल में न्याय व्यवस्था अगर देखें तो मौर्य काल में न्याय व्यवस्था पर भी अत्यधिक बल दिया गया। मौर्य काल में दो प्रकार के न्यायालयों का निर्माण किया गया। इन न्यायालय के दो प्रकार होते थे। पहला प्रकार क्या है? कंटक शोधन। कंटक शोधन न्यायालय, ये मौर्य काल में। अब ये कंटक शोधन न्यायालय क्या था? तो वास्तव में ये फौजदारी न्यायालय होता था और फौजदारी विवादों का यहाँ निर्णय किया जाता था। कंटक शोधन न्यायालय का जो न्यायाधीश होता था वो प्रदेष्टा होता था। तो चाहे केंद्र का कंटक शोधन न्यायालय हो, प्रांत का हो, मंडल का हो, जिले का हो, कहीं भी वहाँ जो भी फौजदारी न्यायालय होगा उसका न्यायाधीश प्रदेष्टा ही कहलाएगा। और नंबर 2 धर्मस्थी न्यायालय। तो धर्मस्थी न्यायालय कैसा होता था? ये दीवानी न्यायालय था, सिविल कोर्ट था। और इस न्यायालय का जो न्यायाधीश होता था उसे व्यवहारिक या धर्मस्थ कहा जाता था। यानी जो धर्मस्थी न्यायालय का न्यायाधीश होगा वो इस नाम से जाना जाएगा। तो मौर्य काल में फौजदारी न्यायालय और दीवानी न्यायालय दोनों बनाए गए थे। मौर्य काल में जो दंड व्यवस्था थी वो कठोर थी। गंभीर अपराधों के लिए कठोर दंड दिया जाता था। और इस काल में कर चोरी एक गंभीर अपराध होता था। कर चोरी के लिए भी मृत्यु दंड का विधान था। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये न्याय व्यवस्था थी। अशोक के समय में थोड़ा न्याय व्यवस्था में उदारता का समावेश किया गया और यद्यपि उसने मृत्युदंड समाप्त नहीं किया लेकिन मृत्युदंड पाए कैदियों को 3 दिन की मोहलत दी और हर वर्ष पुराने कैदियों की रिहाई करता था। जो जिन कैदियों में सुधार हो जाता था उन्हें रिहा करता था। तो ये कुछ बदलाव अशोक के काल में जरूर आया था। तो ये हमने मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था के बारे में चर्चा की। अब हम आते हैं मौर्यकालीन राजस्व व्यवस्था के बारे में, रेवेन्यू सिस्टम के बारे में कि इनका रेवेन्यू सिस्टम क्या था, राजस्व व्यवस्था क्या थी। तो देखिए मौर्यों का जो राजस्व वर्ष था, फाइनेंशियल ईयर कब शुरू होता था, तो हिंदी महीने में अगर देखा जाए तो ये आषाढ़ का महीना, ठीक है। तो आषाढ़ के महीने में इनका राजस्व वर्ष यानी फाइनेंशियल ईयर शुरू होता था। अंग्रेजी महीने में इसे जुलाई मान सकते हैं कि जुलाई से प्रारंभ होता था, ठीक। अब राजकीय आय का सबसे बड़ा स्रोत भू राजस्व था। तो भूमि से जो भी राजस्व मिलता था वो आमदनी का सबसे बड़ा स्रोत था। अब मौर्य काल में भूमि से 2 प्रकार की आमदनी होती थी। एक तो भाग क्या था, ये किसानों से लिया जाने वाला लगान था यानी भू राजस्व था। यही भू राजस्व है, आमदनी का सबसे बड़ा स्रोत है। ये क्षेत्र के आधार पर
1/4 से 1/6 के बीच में लिया जाता था। अशोक के समय में लुम्बिनी क्षेत्र का भू राजस्व घटा के 1/8 किया गया था। भूमि से एक और आमदनी होती थी, सीता। सीता क्या था मौर्य काल में? जिस भूमि पर राज्य स्वयं खेती कराता था और उससे जो भी लाभ मिलता था उस लाभ को सीता कहा जाता था। तो ये भूमि से भाग और सीता ये आमदनी के स्रोत होते थे। अब इसके बाद अगर देखा जाए तो व्यापार से भी आमदनी होती थी। दूसरा स्रोत व्यापार था। अब व्यापार से क्या क्या कर प्राप्त होते थे? अब व्यापार से सबसे पहले अगर देखा जाए तो ये प्रवेश का उल्लेख आता है, प्रवेश नामक कर। ये क्या था? ये मौर्य काल में आयात कर था, ठीक है, इंपोर्ट टैक्स, आयात कर, और ये वस्तु के मूल्य का 1/5 20% है। तो ये 20% 100 रुपए की वस्तु है तो 20 रुपए उस पर ये ड्यूटी लग जाएगी, इंपोर्ट आयात कर, ठीक है। दूसरा निष्क्राम्य। निष्क्राम्य क्या होता था? ये निर्यात कर होता था, एक्सपोर्ट ड्यूटी या एक्सपोर्ट टैक्स जो भी कहें, तो ये निष्क्राम्य था, इसकी दर का उल्लेख नहीं मिलता, ठीक है। तो प्रवेश और निष्क्राम्य क्या है ये आपको जानना है। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो शुल्क नामक कर भी था। शुल्क क्या था? ये बिक्री कर होता था, सेल टैक्स होता था। जब बाजार में वस्तुएं बिकती थी तो उस पर बिक्री कर लगाया जाता था, उसी को शुल्क कहा जाता था। और मौर्य काल में अलग अलग वस्तुओं पर अलग अलग शुल्क की दरों की चर्चा की गई है। उदाहरण के लिए कोई भी वस्तु जो तौल कर बेची जाती थी उस पर 5% शुल्क यानी सेल टैक्स लगेगा। दूसरा, कोई नाप कर बेची जाती है तो उसमें 6.25% 6.25%, और कोई वस्तु गिन करके बेची जाती है तो 9.5% यानी 9.5%, ठीक है। तो ये शुल्क जो है ये बिक्री कर होता था। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो वर्तनी नामक कर व्यापारियों से लिया जाता था। वास्तव में ये एक तरह का टोल टैक्स था, वर्तनी। और ये जब व्यापारी सड़क का प्रयोग करते थे तो सड़क का प्रयोग करने के कारण उनसे ये कर लिया जाता था। मार्ग कर, पथ कर भी कह सकते हैं, और इसकी कोई निश्चित दर नहीं थी। तो ये व्यापार से प्राप्त कर था। कुछ आमदनी के अन्य स्रोतों की भी चर्चा आती है। जैसे आप देखेंगे कि द्यूत कर यानी जुए के खेल पर लगने वाला कर, तो जीते हुए धन पर 5% राज्य कर लेता था, उससे भी राज्य को आमदनी हो जाती थी। रज्जुसर्ज, ये क्या था? जब राज्य भूमि की नाप कराता था तो रज्जुसर्ज नामक कर लगाया जाता था, तो भूमि की नाप के लिए लिया जाने वाला कर था। उदक भाग, ये सिंचाई कर होता था। अगर राज्य के सिंचाई के साधन से आप सिंचाई करते हैं तो उदक भाग देना पड़ता था। तो कुछ अन्य करों के बारे में भी ये जानकारी मिलती है। तो ये मौर्यकालीन राजस्व व्यवस्था की हमने जानकारी दी। अब मौर्य काल में अगर हम नगर प्रशासन देखें तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मौर्यकालीन नगर प्रशासन की मुख्य जानकारी हमें मेगस्थनीज के इंडिका से मिलती है। सबसे बढ़िया जानकारी का स्रोत क्या है? मेगस्थनीज की इंडिका। अब मेगस्थनीज क्या उल्लेख करता है कि नगर प्रशासन की देखभाल के लिए एक नगर सभा होती थी जिसमें कुल 30 सदस्य थे, और ये 30 सदस्य जो है
6 समितियों में बटे हुए थे। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। तो 6 समितियों के माध्यम से नगर प्रशासन की देखभाल होती थी। अब ये 6 समितियों में पहले समिति ये शिल्प कला समिति का उल्लेख किया है। एक तरफ से अगर देखा जाए तो ये नगर के सार्वजनिक इमारतों, सड़कों की देखभाल करने वाली समिति थी। जैसे आजकल PWD का कार्य है, वो सब काम ये करती थी। नगर में शिल्प कला को प्रोत्साहन भी देती थी। नंबर 2 अगर देखा जाए तो विदेश समिति थी। ये नगर में आने वाले विदेशियों के भोजन, रहने की व्यवस्था करती थी, इन पर नजर रखती थी। तीसरी जनसंख्या समिति थी। जनसंख्या समिति का कार्य अगर देखें तो यह नगर में जन्म और मृत्यु के आंकड़े को तैयार करती थी। एक तरह से जनगणना से संबंधित समिति थी। इसी तरह उद्योग व्यापार समिति थी। ये नगर में उद्योगों की देखभाल, व्यापार की देखभाल करती थी। 5वीं वस्तु निरीक्षक समिति थी। और इस समिति का कार्य क्या था? बाजार में बिकने वाली वस्तुओं की जांच करना। 6ठी समिति अगर देखा जाए तो वो कर निरीक्षक समिति थी। और कर निरीक्षक समिति का कार्य क्या था? नगर वासियों से कर वसूल करना, कर चोरी को रोकना। तो मेगास्थनीज ने इन 6 समितियों के माध्यम से नगर प्रशासन का उल्लेख किया। अब मेगास्थनीज ने अपने विवरण में केवल एक ही नगर के प्रशासन का उल्लेख किया है। वो नगर है पोलीब्रोथा नगर, यानी पाटलिपुत्र नगर। यानी पाटलिपुत्र को ही मेगास्थनीज पोलीब्रोथा कहता है। केवल अपने विवरण में एक ही नगर के प्रशासन का उल्लेख किया है। मेगास्थनीज के अनुसार नगर का प्रमुख प्रशासक एस्ट्रोनोमोई था। एस्ट्रोनोमोई, ठीक है। तो मौर्य काल में नगर प्रशासन का प्रमुख कौन होता था? वो ये था, नगर प्रशासक को क्या कहा जाता था? एस्ट्रोनोमोई, ठीक है। तो ये नगर प्रशासन की जानकारी मौर्य काल में मिलती है। अब प्रशासन के अंतर्गत कुछ अन्य प्रशासनिक इकाइयों के बारे में अगर देखें तो देखिए, पूरा मौर्य साम्राज्य अनेक प्रांतों में विभक्त था। प्रांतों को चक्र कहा जाता था। मौर्य काल में प्रांतों को क्या कहा जाता था? चक्र। सम्राट द्वारा प्रत्येक चक्र में एक गवर्नर की नियुक्ति की जाती थी और उस गवर्नर को क्या कहा जाता था? कुमार। तो मौर्य काल में प्रांतों को चक्र कहा जाता था और जो प्रांतपति होता था उसे कुमार कहा जाता था। प्रत्येक प्रांत अनेक मंडल में बटे होते थे, कमिश्नरी में। और मंडल को मौर्य काल में देश कहा जाता था। यहाँ के पदाधिकारी को महामात्य या प्रादेशिक कहा जाता था, ठीक है। मंडल जनपदों में, जिलों में बटा होता था। जिले के लिए जनपद शब्द का भी प्रयोग और विषय, आहार, ये कई शब्द आते हैं। और यहाँ का प्रमुख अधिकारी समाहर्ता या राजयुक होता था। मेगास्थनीज ने जिले के प्रमुख अधिकारी को एग्रोनोमोई कहा है और बताया कि ये जिले में सिंचाई व्यवस्था, सड़क की व्यवस्था, ये सब देखभाल एग्रोनोमोई करता था। फिर जिले के नीचे ग्राम समूहों का उल्लेख है। ये प्रशासनिक इकाई के रूप में कई गांवों के समूह को एक इकाई बनाया गया। अब ग्राम समूहों में आप देखेंगे कि स्थानीय ये एक प्रशासनिक इकाई 800 गांव का समूह होता था। फिर दूसरी द्रोणमुख, ये भी एक प्रशासनिक इकाई।
इसके अंतर्गत 400 गांव आते थे। फिर खारवटिक, ये भी प्रशासनिक इकाई, 200 गांव आते थे। लेकिन ये प्रशासनिक इकाइयों का नाम अलग है, लेकिन इन तीनों प्रशासनिक इकाइयों में एक ही नाम का पदाधिकारी स्थानीय या स्थानिक, इन तीनों में इस नाम का पदाधिकारी होगा। और एक संग्रहण होता था, संग्रहण 10 गांव का समूह था। यहां गोप नामक अधिकारी की नियुक्ति होती थी। सबसे छोटी इकाई ग्राम, विलेज, ये होता था। यहां कोई सरकारी पदाधिकारी नहीं होता था, बल्कि ग्रामिक या ग्रामपति होता था। ग्रामिक या ग्रामपति जो है ये गांव का मुखिया होता था, गांव के प्रतिनिधि के रूप में गांव की सारी व्यवस्था देखता था। तो इस तरह से आप देखेंगे कि सरकार द्वारा नियुक्त सबसे छोटा पदाधिकारी गोप था। ठीक है, तो ये अन्य प्रशासनिक इकाइयों के बारे में चर्चा मिलती है। तो ये मौर्यकालीन प्रशासन था। केंद्रीय प्रशासन, नगर प्रशासन, अन्य स्थानीय प्रशासन और सैन्य व्यवस्था, गुप्तचर व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, राजस्व व्यवस्था, ये सब हमने आपको बताया। और परीक्षा की दृष्टि से अगर देखा जाए तो प्रशासन काफ़ी महत्वपूर्ण है और पदाधिकारियों को याद रखना, उनका काम याद रखना ये आवश्यक है। इनको आप सुने, लिखें और याद करें। तो ये हमने आपको मौर्य प्रशासन की जानकारी दी। अब मौर्य काल से जुड़े कुछ मुख्य बिंदु जिनसे प्रश्न आ सकते हैं उनको हम आपको बताते हैं। अब मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था से संबंधित कोई बिंदु अगर देखें तो अर्थव्यवस्था से संबंधित बिंदुओं में पहली चीज तो यह है कि मौर्य काल में व्यापार की उन्नति हुई, व्यापारिक प्रगति होती है और आंतरिक व्यापार जो इंटरनल ट्रेड है वो भी विकसित हुआ और जो फॉरेन ट्रेड है वो भी विकसित हुआ, विदेशी व्यापार दोनों विकसित हुआ। ठीक है, इस काल में कुछ व्यापारी काफिला या समूह बनाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यापार करने के लिए जाते थे। ऐसे व्यापारियों के अध्यक्ष को सार्थवाह कहा जाता था। तो एक पॉइंट ये आप नोट कर ले, मौर्य काल में सार्थवाह कौन था? काफिला में व्यापार करने वाले, समूह में व्यापार करने वाले व्यापारियों का अध्यक्ष होता था। एक दूसरी चीज, मौर्य काल में पश्चिमी तट पर भरकच्छ जो आज भड़ौच है गुजरात में, ये इस काल का पश्चिमी तट का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह था और पश्चिमी देशों के साथ ईरान, मिस्र, फारस की खाड़ी आदि से व्यापार इसी बंदरगाह से होता था। अब पूर्वी तट पर अगर देखा जाए तो इस काल का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह ताम्रलिप्ति था। ताम्रलिप्ति पश्चिम बंगाल में स्थित था जो है, और आजकल तामलुक नामक स्थान को ही प्राचीन काल में ताम्रलिप्ति कहा जाता था। और पूर्वी देशों से चीन, लंका, नेपाल आदि क्षेत्रों से ताम्रलिप्ति बंदरगाह से व्यापार होता था। ठीक, अब इस काल में मुद्रा के बारे में अगर देखें, मौर्यकालीन मुद्राएं, तो मौर्य काल में मुख्यतः चांदी और तांबे की मुद्राओं का प्रचलन था। मौर्य काल की सबसे लोकप्रिय मुद्रा पण थी और ये चांदी की होती थी। ये सबसे लोकप्रिय मुद्रा थी। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे मासक नामक मुद्रा का उल्लेख है, ये तांबे की होती थी। और इन दोनों में अगर देखा जाए रेशियो तो 1:64 का अनुपात था, यानी एक पण बराबर 64 मासक होते थे, ये था। इसके अतिरिक्त कम मूल्य की मुद्राएं थी, जैसे अर्धमासक नामक मुद्रा, ये मासक का 1/2 मूल्य के बराबर। एक काकड़ी नामक मुद्रा का उल्लेख है, ये मासक का 1/4 होती थी और एक अर्ध काकड़ी होती थी। अर्ध काकड़ी नामक मुद्रा ये मासक का 1/8 होगी। तो
तो ये मौर्यकालीन मुद्राएं थी। मौर्य काल में मुद्रा जारी करने का अधिकार लक्षणाध्यक्ष को था। लक्षणाध्यक्ष नामक अधिकारी के देखरेख में मुद्रा का प्रचलन होता था, मुद्रा जारी की जाती थी। अब मौर्य काल में मुद्रा की जांच के लिए एक अधिकारी रूपदर्शक होता था। इसका काम क्या था? मुद्रा असली है या नकली है, इसकी जांच करता था रूपदर्शक, और जिनके पास मुद्रा नकली होती थी उनको दंडित भी किया जाता था। तो ये मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो आपको जानना आवश्यक था। अब मौर्यकालीन समाज के संदर्भ में अगर देखें तो यद्यपि कौटिल्य ने वर्ण व्यवस्था का उल्लेख करता है कि समाज में वर्ण व्यवस्था स्थापित थी और पूरा समाज 4 वर्णों में विभक्त था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, 4 वर्णों का उल्लेख करता है, ठीक है। लेकिन इसी जगह अगर मेगस्थनीज का विवरण देखें तो मेगस्थनीज अपने विवरण में कहीं भी वर्ण व्यवस्था का या 4 वर्णों का उल्लेख नहीं किया। अब मेगस्थनीज क्या उल्लेख करता है? ये लिखता है कि समस्त भारतीय जो है वो 7 जातियों में विभक्त हैं, ठीक है। तो मेगस्थनीज ने भारत की कुल कितनी जातियों का उल्लेख किया? 7। अब उसकी 7 जातियां कौन है ये अगर देखें तो पहले ये दार्शनिक। अब दार्शनिक कौन है? साधु, सन्यासी, ब्राह्मण, विद्वान, लेखक, ज्योतिषी, ये सब को एक जाति मान ली और उनको दार्शनिक कहा। दूसरे किसान, खेती करने वालों की एक जात। तीसरे पशुपालक, पशुपालन करने वालों की एक जात। चौथे शिल्पी एवं व्यापारी, जो शिल्प और व्यापार का कार्य करते हैं उनकी एक जात। 5वीं सैनिक, जो सैनिक है उनको भी एक जात बताया। 6ठे निरीक्षक, गुप्तचरों की भी एक जात बना दी। और 7वां शासक वर्ग। शासक वर्ग में किसे बताया? जो ब्यूरोक्रेट है, उच्च पदाधिकारी हैं, उनकी भी एक जाति बताई। तो मेगस्थनीज ने कहीं भी वर्ण व्यवस्था का उल्लेख नहीं करता, बल्कि वो कहता है कि भारत में 7 जातियां ये बताता है। मेगस्थनीज एक और बात उल्लेख करता है कि कोई भी जाति दूसरी जाति में विवाह नहीं कर सकता, ना ही दूसरे के व्यवसाय को अपना सकता, लेकिन दार्शनिक इस बंधन से मुक्त है। तो ये मेगस्थनीज का विवरण। मेगस्थनीज ने एक बात और लिखी जो इम्पॉर्टेंट है, वो ये है, ये लिखता है कि समस्त भारतवासी स्वतंत्र हैं, इनमें से कोई दास नहीं है। यानी मेगस्थनीज के अनुसार भारत में दास प्रथा नहीं थी, ठीक है, जबकि कौटिल्य ने दास प्रथा का उल्लेख किया है। तो ये समाज के संदर्भ में जानकारी है। मौर्य काल और मौर्योत्तर काल में जो यूनानी विद्वान आए उन्होंने ये भी उल्लेख किया कि मौर्य काल में सती प्रथा का प्रचलन था। तो यूनानी विवरण में उल्लेख मिलता है कि मौर्य काल में सती प्रथा का प्रचलन था। तो ये हमने कुछ सामाजिक आर्थिक जीवन से संबंधित चर्चा की। अब मौर्यकालीन कला के बारे में अगर देखें तो देखिए मौर्य काल में कला का भी विकास हुआ। महत्वपूर्ण बात यह है कि हड़प्पा सभ्यता के बाद और मौर्य काल से पहले हमें कला के अवशेष नहीं मिलते हैं। यानी हड़प्पा सभ्यता के बाद अगर देखा जाए तो कलात्मक अवशेष हमें मौर्य काल में ही मिलते हैं, इसलिए मौर्य कला का महत्व बढ़ जाता है। अब मौर्य कला में अगर देखा जाए तो बौद्ध धर्म का प्रभाव है। मौर्य कला किस धर्म से प्रभावित है? तो बौद्ध धर्म से प्रभावित है। इस धर्म का इस पर प्रभाव है। और दूसरी चीज ये क्या है? मौर्य कला राजकीय कला है। यानी राज्य के संरक्षण में
पली और बढ़ी। ठीक है। अब मौर्यकालीन कला के संदर्भ में अगर देखा जाए तो कोई राजा के महल वगैरह वर्तमान में तो नहीं मिलते, लेकिन चीनी यात्री फाहियान गुप्त काल में आया था। इसने मौर्यों के राजप्रसाद को देखा था और इसने लिखा है कि यह राजप्रसाद यानी ये महल मनुष्य द्वारा नहीं बल्कि देवताओं द्वारा निर्मित प्रतीत होता है। ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। किसका है ये पूछा जाता है, चीनी यात्री फाहियान का। किसके बारे में? मौर्यों के राजप्रसाद या महल के बारे में। तो इसका मतलब है कि मौर्यों का राजमहल बहुत सुंदर रहा होगा, कला की दृष्टि से अच्छा रहा होगा। इसके अतिरिक्त पटना में एक स्थान है कुमराहार। तो कुमराहार का उत्खनन हुआ और यहाँ की खुदाई से मौर्य काल का एक ईंटों से बना भवन मिलता है। यह 80 स्तंभों पर आधारित भवन है। विद्वान इसे मौर्यों का सभा भवन कहा है। तो ये कहाँ से मिलता है? कुमराहार से। इसके अतिरिक्त मौर्यकालीन कुछ स्तूप मिलते हैं जिनको अशोक ने निर्मित कराया। तो मौर्य सम्राट अशोक ने अनेक स्तूपों का निर्माण कराया। उनमें कुछ के अवशेष मिलते हैं, जैसे सांची का स्तूप, सारनाथ का स्तूप, भरहुत का स्तूप, अमरावती का स्तूप। ठीक है। ये अशोक ने ईंटों से इन स्तूपों का निर्माण कराया था। कालांतर में मौर्योत्तर काल में इन सब का विस्तार हुआ और इन्हें पत्थर से निर्मित कर दिया गया और बड़े कर दिए गए। तो स्तूप भी मौर्यकालीन कला है। गुफाएं, मौर्य काल में पहली बार पर्वतों को काट करके गुफा भवन बनाए गए। ये कला शुरुआत होती है मौर्य काल से। ठीक है। सर्वप्रथम पर्वतों को काट करके गुफाओं का निर्माण कब प्रारंभ हुआ? तो उत्तर होगा मौर्य काल में। अब आप देखेंगे कि अशोक ने बराबर की पहाड़ी में 4 गुफाएं बनवाई और इसने आजीवक संप्रदाय के साधुओं को दान में दे दिया। अशोक का पौत्र दशरथ था। इसने नागार्जुनी पहाड़ी में 3 गुफाएं बनवाई। इसने भी आजीवक संप्रदाय के साधुओं को दान में दे दिया। तो इस तरह से आप देखेंगे कि गुफा कला का भी इस काल में विकास हुआ। अब मौर्यकालीन कला का चरमोत्कर्ष अगर देखें तो वो मौर्यकालीन स्तंभों में दिखाई पड़ता है। स्तंभ कला देखिए, अशोक ने बहुत सारे स्तंभों का निर्माण कराया, अलग अलग क्षेत्रों में गढ़वाए। अब अशोक के जो स्तंभ हैं, ये सारे स्तंभ चुनार एवं मथुरा की पहाड़ियों से लाए गए लाल बलुए पत्थर से निर्मित हैं। तो अशोक के स्तंभ किस प्रकार के पत्थर से निर्मित किए गए हैं? उत्तर होगा लाल बलुआ पत्थर। और अशोक के स्तंभों के लिए पत्थर कहाँ से लाए गए? तो पहला विकल्प चुनार होगा कि चुनार से, और अगर चुनार ना रहे तो मथुरा की पहाड़ियों से भी आप लगा सकते हैं। ठीक है। मुख्यतः ज़्यादातर पत्थर चुनार की पहाड़ियों से लाए गए। तो ये अशोक के स्तंभ कला के सबसे सुंदर उदाहरण हैं। इनकी 2 विशेषताएं हैं। पहली विशेषता, ये सभी स्तंभ एकास्मक हैं। अब ये एकास्मक क्या होता है? यानी लगभग कुछ स्तंभ तो 50 फीट लंबे ऊंचे हैं, कुछ 30 फीट, और ये पूरा इतना लंबा पत्थर का स्तंभ एक ही पत्थर से निर्मित है। कहीं जोड़ जोड़ करके स्तंभ नहीं बनाए गए। एकास्मक का मतलब एक ही पत्थर से निर्मित स्तंभ है। और दूसरे, इन सारे स्तंभों में चमकदार पालिश की गई है। कैसी पालिश? इनमें चमकदार पालिश की गई है। ये स्तंभ आज भी चमकते हैं। ये इनकी विशेषता है।
ठीक है, तो ये दो विशेषताएं। अब अशोक के जितने भी स्तंभ हैं उनमें बहुत सुंदर पशु आकृतियों का निर्माण किया गया है। अब उनमें अगर देखा जाए तो जितने भी स्तंभ हैं उन सारे स्तंभों में सारनाथ का जो से प्राप्त अशोक का स्तंभ है ये कला का चरमोत्कर्ष प्रकट करता है। तो कला का चरमोत्कर्ष किस स्तंभ में है? सारनाथ स्तंभ में। इसमें अगर आप देखें तो इसमें सबसे ऊपर चौकी पर 4 शेर 4 सिंह पीठ सटाए हुए बैठे हैं। उसके नीचे 4 पशु आकृतियां, हाथी, बैल, घोड़ा और शेर, ये दौड़ती हुई मुद्रा में बनाई गई। और फिर आप देखेंगे कि एक चक्र है 24 तीलियों वाला। तो भारत सरकार का जो राज चिन्ह लिया गया वो सारनाथ के स्तंभ से। तो कला का चरमोत्कर्ष जो है वो इसमें देखने को मिलता है। इसके अतिरिक्त अगर आप देखें तो उड़ीसा में धौली से एक पहाड़ी को काट करके गज शीर्ष का निर्माण किया गया है। यानी एक पहाड़ी है, पहाड़ी को काट करके हाथी का सिर, सूंड और दांत ये सब निर्मित कर दिया गया, बाकी हिस्सा नहीं किया गया। और ऐसा प्रतीत होता है कि यह हाथी पहाड़ से निकल रहा है। ठीक है, मूर्ति कला का भी विकास हुआ। अब मूर्ति कला के बारे में अगर आप देखें तो मौर्य काल में धातु मूर्तियों का निर्माण नहीं हुआ, बल्कि इस काल में पत्थर से मूर्तियों का निर्माण हुआ, प्रस्तर मूर्तियां, और मिट्टी से मूर्तियों का निर्माण हुआ, अर्थात मृण मूर्तियां। तो प्रस्तर मूर्तियां और मृण मूर्तियों का ही निर्माण इस काल में किया गया। अब पत्थर की मूर्तियों में अगर देखा जाए, प्रस्तर मूर्तियों में, तो मौर्य काल की सबसे सुंदर पत्थर से निर्मित मूर्ति है दीदारगंज से प्राप्त यक्षी की मूर्ति। ये मौर्यकालीन मूर्ति कला का सबसे सुंदर उदाहरण है। तो दीदारगंज कहाँ है? पटना में। तो दीदारगंज से एक पत्थर की निर्मित यक्षी की मूर्ति मिलती है जो मूर्ति कला का सबसे सुंदर उदाहरण है, इसे याद रखना है। बाकी अन्य स्थानों से पत्थर की मूर्तियां मिलती हैं, वो उतनी सुंदर नहीं है। परखम से मूर्ति मिलती है, बेसनगर से मूर्ति मिलती है। इसके अतिरिक्त बड़ी संख्या में मिट्टी की मूर्तियां अर्थात मृण मूर्तियां मिली हैं, मथुरा से, पटना से, गाजीपुर से, अहिच्छत्र से, बहुत सारे स्थलों से। लेकिन आप देखेंगे कि बुलंदी बाग से प्राप्त एक नर्तकी की मृण मूर्ति सबसे सुंदर है। तो मौर्यकालीन मिट्टी की बनी मूर्तियों में सबसे सुंदर बुलंदी बाग से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति है। बुलंदी बाग पटना में स्थित है। तो दीदारगंज से प्राप्त यक्षी की मूर्ति पत्थर से निर्मित है और बुलंदी बाग से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति मिट्टी से निर्मित है। ये मूर्ति कला का सबसे सुंदर उदाहरण है। इसके अतिरिक्त अगर आप देखें तो मौर्य काल में मृदभांड कला का भी विकास हुआ। मृदभांड क्या है? मिट्टी के बर्तन, मिट्टी से जो बर्तन बनाए जाते हैं वो मृदभांड कहलाते। तो मृदभांड कला का विकास हुआ। इस काल में चाक से ही बर्तन बनाए जाते थे। अब इस काल के जो विशिष्ट मृदभांड हैं उन्हें विद्वानों ने नाम दिया उत्तरी काले पालिशदार मृदभांड। ठीक है, यानी नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। तो ये संक्षेप में इनको NBPW कह सकते हैं। तो NBPW जो है ये मौर्य काल के सबसे विशिष्ट मृदभांड है। तो ये हमने आपको कला के संदर्भ में कि देखिए मौर्यकालीन कला के अंतर्गत ये सारी चीजें आती हैं।
तो कला के प्रमुख बिंदुओं को हमने बताया। तो इस तरह से आपको हमने पूरा मौर्य काल के बारे में जानकारी दी। और मौर्य काल के संदर्भ में दो बातें हमने पहले बता दी थी कि आपको सर्वाधिक प्रश्न जो मिलेंगे या तो अशोक के अभिलेखों से मिलेंगे और या तो मौर्यकालीन प्रशासन से मिलेंगे। तो इस तरह से आप देखेंगे कि एक विशाल टॉपिक, एक बड़ा टॉपिक प्राचीन भारत का जो मौर्य काल था वो आज पूर्ण हुआ। और आगे हम एक नए लेक्चर के साथ आपके सामने आएंगे। आगे का जो लेक्चर होगा मौर्योत्तर काल होगा। तो आज यहीं तक, बहुत बहुत धन्यवाद।